हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्डियक पेशेंट्स में इकोकार्डियोग्राफी के यूजेस के बारे में। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी का क्या रोल है। जब कभी हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी में हृदय की नली के ब्लॉकेजेस नहीं दिखते, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल वेस्ट टेस्ट है, इसको करने का क्या मतलब है, खाली पैसे की बर्बादी है। जब इसमें नली का ब्लॉकेज नहीं दिखता तो फ़ायदा ही क्या ऐसे टेस्ट का। तो आज डिस्कस करेंगे कि भले इकोकार्डियोग्राफी में नली के ब्लॉकेज नहीं दिखते, उसका डायरेक्टली एटलीस्ट असेसमेंट नहीं हो पाता, इनडायरेक्ट कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे ब्लॉकेज का थोड़ा बहुत पता हमें चल सकता है। लेकिन इकोकार्डियोग्राफी के इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देता है, और आपका सपोर्ट हमारे लिए इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का टॉपिक है रूल्स या यूजेस ऑफ इकोकार्डियोग्राफी इन कार्डियक पेशेंट्स। सबसे पहला है वाल्व की बीमारी अगर किसी पेशेंट को, तो उसके असेसमेंट में इकोकार्डियोग्राफी का यूज होता है। वाल्व बेसिकली एक दरवाजे जैसा, एक पंखुड़ी जैसा चीज होता है जो दोनों चेंबर्स के बीच में ब्लड को मिक्स होने नहीं देता। नॉर्मल ब्लड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाए, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन हो, उसके लिए वाल्व का इंपॉर्टेंस होता है। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ ब्लड जब जाता है तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, ये वाल्व का बेसिक फंक्शन होता है। जब कभी वाल्व में कोई बीमारी होती है, नॉर्मल हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। इनमें से कोई भी वाल्व में अगर प्रॉब्लम हो कि वाल्व छोटा हो गया हो या लीक हो गया हो या डैमेज हो गया हो, या वाल्व की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, या वाल्व में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल अगर कोई है तो वो इकोकार्डियोग्राफी है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में। कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की दीवार मोटी हो जाने की बीमारी। हार्ट की दीवार जब कई बार मोटी या सख्त हो जाती है तो उसको भी असेसमेंट करने में इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कार्डियोमायोपैथी कितने लेवल की है, कहाँ पे हुई है, किस वाल्व को अफेक्ट किया है, किस दीवार को अफेक्ट किया है, कितनी ज़्यादा सिवियरिटी, उसके साथ क्या एसोसिएटेड फीचर्स है, ये सारी चीज़ें कार्डियोमायोपैथी में हमें इकोकार्डियोग्राफी की मदद से पता चलती है। तो अगर कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट का भी असेसमेंट अगर करना है तो इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्म से होने वाली हार्ट की विकृतियां, या हार्ट में कोई छेद हो, या कोई वाल्व छोटा हो, या दीवार कोई बड़ी हो, या कोई दीवार गायब हो, या कोई स्ट्रक्चर बना ना हो अप्रोप्रिएटली, कोई चेंबर छोटा बड़ा हो, ये सारी चीज़ें इकोकार्डियोग्राफी में ही सबसे इजीली पता चलती है। और अगर ऐसा कोई पेशेंट जिसमें कोई जन्म से होने वाली हार्ट की विकृति होती है, सस्पेक्ट की जाती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की जाती है वो है इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम की बीमारी। हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, वो कई बार उसमें अगर पानी भर जाए, जिसे पेरिकार्डियल फ्यूजन बोलते हैं, कई बार वो झिल्ली बहुत सख्त हो जाती है जो हार्ट को कंप्रेस करने लगती है, जिसे पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये सारी बीमारियों को डिटेक्ट करने में इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। हाँ, इसको एडवांस में अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर असेसमेंट करना है तो हार्ट का एमआरआई या सीटी स्कैन कर सकते हैं, पर बेसिक असेसमेंट आपको इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट का अगर कोई ट्यूमर है तो। हार्ट का अगर कोई ट्यूमर है तो हार्ट की कैविटी में कौन से साइज का ट्यूमर है, कितना बड़ा ट्यूमर है, किस तरह का ट्यूमर है कि कैंसर है, कितना फैला हुआ है, ये सारी चीज़ों का असेसमेंट में इको हमारी मदद करता है। हार्ट का फंक्शन असेसमेंट करने में भी इको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोकार्डियोग्राफी जब भी हम करते हैं तो हार्ट का पंप फंक्शन कितना है, यदि किसी व्यक्ति के हार्ट का पंप फंक्शन असेसमेंट करना हो, चाहे हार्ट अटैक के बाद पंप का डैमेज हुआ हो, या हार्ट की वाल्व की बीमारी में हार्ट डायलेट हो गया तो डैमेज हुआ हो, या हार्ट का वायरस इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हुआ हो, कोई भी कारण से अगर हार्ट का चेंबर डायलेट हुआ है या हार्ट का पंप क्षमता अगर कम हुई है, तो इकोकार्डियोग्राफी के दौरान ही हमें पता चलेगा कि हार्ट पंप क्षमता कितनी कम हुई है, दवा से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, दवा का पर्याप्त डोज मिल रहा है कि नहीं, पेशेंट को पानी ज़्यादा तो नहीं भर रहा, वाल्व में कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है। यानी अगर किसी पेशेंट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या हार्ट वीक होने की बीमारी है तो भी इकोकार्डियोग्राफी हमारी मदद करेगा। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है कि जिसको राइट साइड के प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, या इवन अगर सिंपल बीपी का पेशेंट भी है तो भी इको में कुछ चेंजेस अपने को दिखते हैं। हार्ट कितना स्टिफ हो गया है वो पता चलता है, और उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर और दवा को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। उसी तरह राइट साइड का हार्ट डायलेट हो जाता है या राइट साइड का हार्ट के प्रेशर अगर बढ़ जाते हैं तो उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसकी वजह से कई बार राइट हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो ये भी इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, और कितना प्रेशर ग्रेडियंट है, कितना पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, दवा को पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। इसके अलावा अगर बड़ी नली की कोई बीमारी है, जैसे एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी की कोई बीमारी की नलियाँ नैरो है या बहुत चौड़ी है, या डायलेटेड होकर एन्यूरिज्म बन गई है, कि इसमें वाल्व का कोई लीकेज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें इको से पता चल सकती है। हार्ट के अंदर कोई लोही का थक्का हो, क्लॉट वगैरह हो, या कोई ट्यूमर का मास हो, या कोई क्लॉट अगर पाँव से आके हार्ट में चिपक गया हो,
तो ये सारे कार्डियक मासेस के बारे में, क्लॉट्स, ट्यूमर्स के बारे में भी इको में हमें पता चलता है। स्ट्रेस के दौरान हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है और किसी नली में ब्लॉकेज है यानी उसका एक वेग असेसमेंट इको के द्वारा हमें मिलता है। इको में देखिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है जज करने के लिए कि कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। जब हम स्ट्रेस इको करते हैं तो पेशेंट को पट्टे पर दौड़ाते हैं, पट्टे पर दौड़ने के दौरान हम उसका रिपीट इको लेते हैं। इको उनका दौड़ने से पहले का लेते हैं और बाद का लेते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में वो दीवार कितना काम कर रही है, कितना कम या ज़्यादा काम कर रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये असेसमेंट करने के लिए कि किसी को ब्लॉकेज कितना परसेंट है, लेकिन ये इसमें मिलता सिर्फ एक वेग असेसमेंट है और इसमें भी लगभग 80% ही एक्यूरेसी होती है। 20 to 25% केस में इको की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को स्ट्रेस इको ना भी करे, सिंपल इको के द्वारा भी हम असेस करें तो ब्लॉकेज डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, नलियों के अंदर कितना ब्लॉकेज है वो पता नहीं चलेगा। सिर्फ आपको ब्लॉकेज के द्वारा होने वाला अगर हार्ट अटैक है या किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया है, ऑलरेडी वो एरिया डैमेज हो गया है, तो वो इकोकार्डियोग्राफी में हमें पता चल सकता है कि अटैक की वजह से वो हार्ट का पर्टिकुलर एरिया स्ट्रक्चरली डैमेज हो गया है, पतला पड़ गया, खराब हो गया है। तो वो चेंजेस को हम पकड़ सकते हैं। कोई हार्ट अटैक की वजह से वैल्व खराब हो गए तो वो हम पकड़ सकते हैं। बेसिकली इको हमें एक लेट असेसमेंट देता है कि ब्लॉकेज की वजह से डैमेज अगर हो जाता है तो हम उसको पिक कर सकते हैं, या स्ट्रेस इको के दौरान ब्लॉकेज अगर कुछ सिग्निफिकेंट है 80-90% से ज़्यादा है तो पिकअप कर सकते हैं। पर 20-30-40% का अगर ब्लॉकेज है तो वो डेफिनेटली इको में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इको में ज़्यादातर वो मिस हो जाता है। नलियों में बिल्कुल जहाँ चालू होती है, ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, वो एरिया वेगली थोड़ा सा इको में दिखता है और थोड़ा बहुत अगर बहुत क्लियर पिक्चर हो तो कोई अबनॉर्मल लोकेशन अगर आर्टरी का हो तो वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे अनॉमलस वेसल्स लोकेशन बोलते हैं। पर ज़्यादातर केस में नलियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता है। पर क्योंकि नलियों की बीमारी एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी नहीं है जो हार्ट की होती है, हार्ट की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। अब बाकी सभी बीमारियों में इकोकार्डियोग्राफी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हार्ट करने से पहले क्या कंडीशन था, करने के बाद क्या कंडीशन है, ग्राफ्ट कोई प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई ग्राफ्ट का रिजेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में भी इको का काफ़ी यूज़ है। हार्ट के अंदर जो वाल्व के इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि कोई वाल्व वगैरह में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है या हार्ट के अंदर कोई कीटाणु वगैरह तो नहीं है। पर कीटाणु डायरेक्टली नहीं दिखते, कीटाणु के द्वारा अगर कोई खून का थक्का जम जाता है जिसे वेजिटेशन बोलते हैं तो वो कई बार अपने को इसमें दिख सकता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी हमारे प्रोसीजर के हिसाब से गाइडेंस के लिए भी कई बार काम आता है। अगर हार्ट के चारों ओर पानी भरा हुआ हो तो इको के माध्यम से हम हार्ट के अंदर नीडल डाल सकते हैं। अगर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी या कैथ लैब की फैसिलिटी नहीं है तो इको से गाइड करके हम वहाँ पे नीडल डाल सकते हैं और पानी को निकाल सकते हैं, और पानी निकल गया या नहीं निकल गया उस तरह के प्रोसीजर को गाइड करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अगर है हार्ट में, अलग अलग तरह के धबकारे के प्रॉब्लम्स है तो रिदम नॉर्मल आ रही है कि नॉर्मल आ रही है, वो भी असेसमेंट करने के लिए इको हमें मदद करता है। उसके अलावा अगर रिदम अबनॉर्मलिटी होने की वजह से हार्ट अगर डैमेज हो गया है, हार्ट डायलेट हो गया है, वीक हो गया है, तो वो भी हमें इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से पता चल सकता है, जिसे टैकीकार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जो अरिथमिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, रिदम वाले डिसऑर्डर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। तो वो अबनॉर्मलिटी भी इको के माध्यम से हमें पता चल सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया कि कौन कौन सी चीज़ें इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हमें पता चलती है जिससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भले हमें ब्लॉकेजेस के बारे में पूरा पता ना चल पाए, लेकिन फिर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी हमें दे देता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाना हो तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर कंटेंट अगर ढूंढने में देखने दिक्कत होती है तो उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक सब टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इसमें सारे टॉपिक जो आपको चाहिए उसके लिंक पर आप जा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उसे क्लिक करेंगे तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।